लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट हुआ था शायद। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? प्लीज डू रिप्लाई। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? ओके, so for question number 55, I think this question has been done in a reinforced cement concrete beam of width B and overall depth D exceeding 750 mm। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट उसके इसमें देते हैं, है ना, कितना 0.1% फॉर बोथ साइड। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए तो हो गया 0.1%। एंड allowable area of maximum tension reinforcement, that is tension reinforcement in the beam is 4% of gross area, right? 4% of gross area. So suppose if this is the width, this is depth, so this is the effective depth actually, but gross area के लिए AST minimum is equal to 4% of gross area, that is 4/100 of B capital D, where capital D is the overall depth. So it would be 0.04 B capital D, right? So option C is correct, right? Now question number 56. What is the adoptable maximum spacing between vertical stirrups in an RCC beam of rectangular cross section having an effective depth of 300 mm? स्पेसिंग पूछ रहा है वर्टिकल स्टीरअप्स में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो पहले। फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स, हाउ यू विल सेलेक्ट दैट द डायमीटर ऑफ द बार ऑफ स्टीरअप। सो डाया ऑफ स्टीरअप कैसे चूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, एंड सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास 6 mm, विच एवर इज ग्रेटर। और पिच के लिए, यानी सॉरी पिच नहीं, स्पेसिंग, कॉलम के केस में पिच बोलते हैं, स्पेसिंग बोलेंगे बीम के केस में। तो स्पेसिंग बिटवीन द वर्टिकल स्टीरअप्स वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है जो नॉमिनल हम शेयर इन्फोर्समेंट से निकालते हैं, दैट इज द फॉर्मूला इज SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV D बाय VUS। ठीक है, यहाँ पे ASV एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप होता है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। तो ये डिपेंड करता है whether vertical stirrups are 2-legged, 3-legged, 4-legged, right? And VUS is the shear taken by shear reinforcement, है ना। और सेकंड क्राइटेरिया होता है मिनिमम स्पेसिंग का। तो मिनिमम स्पेसिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट 0.87 FY ASV बाय 0.4 B। ठीक है, दिस स्पेसिंग इज कैलकुलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। और ये कब देना पड़ता है? व्हेन nominal shear reinforcement is not required because the nominal shear capacity in the beam is less than the design shear capacity of the concrete. In such case, code suggests कि ठीक है, if concrete can take more stress as compared to the required nominal stresses, in such case, even though concrete can resist, even though the code will suggest the provision of minimum shear reinforcement in that case. Got it? ओके, तो 2 क्राइटेरिया तो ये हो गए, पर यहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है। थर्ड एंड फोर्थ रिकमेंडेशन ऑफ द कोड, थर्ड रिकमेंडेशन इज इट इज 75% ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज 0.75 D और 300 mm। इन चारों में से जो भी क्या हो, मिनिमम हो, मिनिमम आउट ऑफ दिस 4 वैल्यूज। अब यहाँ पर मुझे इन दोनों फॉर्मूला तो यूज करने के लिए डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो वी विल चेक ऑन दिस डेटा 0.75 D और 300 mm, विच एवर इज लेस। तो 300 mm ऑप्शन में है और सेकंड है 0.75 D, तो मुझे चेक करना पड़ेगा 0.75 D को, दैट इज 0.75 ऑफ 300 इज इक्वल टू, तो
कितना हो जाएगा ये? 50% तो हो गया 150 प्लस और 0.75, एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 73 या 210 प्लस 15 15, ठीक है, 225 mm आ जाएगा ये। अगर कैलकुलेटर नहीं दिया तो, कैलकुलेटर होगा तो फिर आसान से निकाल लोगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 225। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब? तो स्लैब के केस में भी दो बातें हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट डिपेंड करेगा कि आपने माइल्ड स्टील प्रोवाइड करना है या HYSD बार्स। अगर माइल्ड स्टील दिया तो इट्स 0.15%, और अगर HYSD है तो थोड़ा सा कम, 0.12%। तो क्योंकि यहाँ पर HYSD है, क्यों? 415 क्या है? हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ही है। अगर माइल्ड स्टील का केस होता है इट्स मे बी 0.12, सॉरी 0.15, बट अभी HYSD है तो कम आएगा। तो ऑप्शन में दोनों है आपके पास, है ना, बट द करेक्ट आंसर विल बी 0.12, ठीक है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, a reinforced concrete slab is 75 mm thick. The maximum size of reinforcement bar that can be used. तो maximum dia of bar will be equal to 1/8 of slab thickness. ये फॉर्मूला होता है 1/8 ऑफ 75, तो कितना आ जाएगा? 8 9 जा 72.3, 0 तो 8, कितना हो जाएगा ये? 72, 3 बचा, 30, 8 3 जा 24, 6 8 7 जा एंड देन 5। 9.375 mm का आप मैक्सिमम डायमीटर ऑप्ट कर सकते हो। अब 9.75 तो आएगा नहीं, तो इससे कम वाला क्या होगा? 8 mm। तो मैक्सिमम जो डायमीटर हम यूज कर सकते हैं दैट इज 8 mm इन द स्लैब, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज P of the longitudinal reinforcement in a column. So longitudinal reinforcement in a column, so it's the Cordell recommendation that minimum reinforcement कितना प्रोवाइड करना है कॉलम में? इट्स 0.8%। मैक्सिमम कितना करना है? मैक्सिमम करना है 6%। एडवाइजेबल कितना है? 4%। तो एडवाइजेबल इसलिए है क्योंकि अगर आप हाई परसेंटेज ऑफ स्टील रखते हैं तो कंक्रीट की कॉम्पैक्शन में, है ना, या प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्स में प्रॉब्लम होती है, तो कोर्ट सजेस्ट करता है वहाँ पे कि आप चाहें तो कोशिश करें कि रेनफोर्समेंट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 4% ही रहे। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम कितना अलाउ है, तो 6% अलाउ है, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट है 6%, मिनिमम है 0.8। तो ऑप्शन में तो बी में देखो कंफ्यूज करने के लिए 4% भी दिया, बट करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.8 to 6%। 4% एडवाइजेबल है, ठीक है। Now, what is the minimum nominal percentage longitudinal reinforcement to be provided in a concrete pedestal as per relevant IS code? तो पेडेस्टल के केस में इट इज 0.15%, ठीक है। ये डायरेक्टली रिकमेंडेशन 0.15 आपको याद रखना है कोड पेडेस्टल के लिए। Now, what is the number of longitudinal bars provided in a reinforced concrete column? सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होंगे? तो सर्कुलर में तो 6 होते हैं, सर्कुलर में हो गए 6। स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में 1 ऑन ईच कॉर्नर, तो इनमें हो गए कितने? 4 मिनिमम नंबर। पूछा गया सर्कुलर के लिए, तो सर्कुलर के लिए वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, lateral ties in reinforced concrete column are provided to resist. This is the column, right? और यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से lateral ties प्रोवाइड करते हैं हम लोग।
लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इसी को बोलते हैं पिच। और ये जो देख रहे हो आप, ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बार, और मेन रेनफोर्समेंट यही है। और ये जो है इसको हम लेटरल टाइज बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है? लेटरल टाइज का काम होता है टू होल्ड द बार इन पोजिशन। और क्या काम होता है? टू एनहेंस द डक्टिलिटी इन द कॉलम, एनहेंस डक्टिलिटी इन कॉलम, है ना। और टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो ऑप्शन 62 के लिए हो जाएगा सी, बाकी ऑप्शन तो है नहीं। सो बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार। क्वेश्चन नंबर 63, स्क्वायर कॉलम सेक्शन 360 mm by 350, 360 mm by 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter and 4 bars of 16. Okay. Then transverse steel should be. तो अभी अभी हमने बताया आपको, जो केस बताया था, डाया कैसे सेलेक्ट करना है और पिच कैसे निकालनी है। तो पहले डाया निकाल लो, कितना होना चाहिए। तो डायामीटर कितना होना चाहिए? 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, ऑप्शन ए। और दूसरा ऑप्शन है 6 mm, विच एवर इज मिनिमम। तो 25/4 कितना आ जाएगा? 6.25। तो 6.25 और 6 में से कौन बड़ा है? 6.25। तो 6.25 mm डायमीटर इज नॉट अवेलेबल, तो द नेक्स्ट डायमीटर इज 8 mm। तो 8 mm तो यूज होगा। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे तो मैं निकाल भी सकता हूँ, लेकिन 8 mm के लिए ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। और थर्ड डी ऑप्शन में कितना है? 350 है, 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया इसकी वजह से। तो आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन सी मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ये पिच निकालना चाहते हैं, तो पिच कितना होगा तो देख लो यहाँ पे। पिच, पहला ऑप्शन क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है इसमें से? 350 और 360 में से 350 mm, ये ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या होता है? 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो दोनों में से स्मॉलेस्ट क्या है? 16 mm है। तो 16 इंटू 16, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा 256 mm। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एंड थर्ड, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, यूनिवर्सल स्पेसिंग। तीन वैल्यू आ गई, तो विच एवर इज मिनिमम, मिनिमम लेना है। तो मिनिमम क्या आ गया? 256 mm। राउंड फिगर में कितना दे देंगे? 250। तो ऑप्शन में क्या है? 250। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत ही है ना, पहले ही पता चल गया मुझे ऑप्शन सी था, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे पेपर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप टाइम बचा सकते हैं ना। नेक्स्ट इज 64, which one of the following statement is correct? Maximum longitudinal reinforcement in an axially loaded short column is 6%। ठीक है, मैक्सिमम 6% ही होता है। कॉलम विद सर्कुलर सेक्शन आर प्रोवाइडेड विद ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ हेलिकल टाइप ओनली। क्या बताना है इसमें? करेक्ट बताना है। तो पहले ही करेक्ट हो गया, खत्म क्वेश्चन, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे है? हेलिकल के साथ प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन ओनली वर्ड गलत लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम सर्कुलर टाइज भी दे सकते हैं कॉलम में। ठीक है, spacing of lateral ties cannot be more than 16 times the diameter of the tie bars। तो diameter of tie bars नहीं है यहाँ पे, है ना। 16 टाइम्स ऑफ, अभी हमने देखा है 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार होना चाहिए था यहाँ पे स्टेटमेंट में, स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। ये कोड की स्टेटमेंट है, तो इसलिए गलत हो गया ये। longitudinal reinforcement bar are need not to be in contact with lateral ties। Obviously there should be a contact between the longitudinal bars and the lateral ties, otherwise how they will prevent the buckling of the longitudinal bars, right। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वैसे स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ के ही पता चल गया था कि अगर यही सही है तो बाकी स्टेटमेंट्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, 65, कंसिडर द फॉलोइंग statement for minimum reinforcement to be provided in a wall as a ratio of vertical reinforcement to concrete area। okay, तो 0.012 for deformed bar सही है,
0.15% है ये ऑल अदर टाइप्स ऑफ बार, और 0.12% फॉर वेल्डेड। तीनों ही ऑप्शन सही है, कोडल रिकमेंडेशन है तीनों। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, so option 1, 2 and 3 are right. Now question number 66. Characteristic strength of M20 concrete is 20 megapascal. Okay, what is the number of cubes? What is the number of cubes having 28 days compressive strength greater than 20 megapascal out of 100 cubes? तो number of samples कितने दे दिए इसने? Not sample, specimens actually. Number of specimens to be tested 100. तो अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट का टेस्टिंग कर रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी M20 हो, इसके लिए कितने नंबर ऑफ सैंपल पास होने चाहिए? 95 specimens should be pass. Why? Because characteristic strength of the concrete is that value of strength below which not more than 5% test results are expected to fail. तो 100 का 5% कितना हुआ? 5 स्पेसिमेंस, तो मैक्सिमम 5 स्पेसिमेन फेल कर सकते हैं, है ना? तो मिनिमम 95 सैंपल पास होने चाहिए थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 67. When assessing the strength of a structure as per the limit state of collapse, the value of partial safety factor for steel is taken as. तो स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं? तो नोटेशन होता है गामा फॉर द पार्शियल सेफ्टी, एम फॉर मटेरियल, एस फॉर स्टील, और ये होता है 1.15. गामा एम सी, सी मतलब कंक्रीट के लिए इट इज 1.5. ठीक है, ये है आपका एलएसएम के लिए. वहीं पर अगर कहीं क्वेश्चन डब्ल्यूएसएम से पूछ ले जाए तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए लेते हैं हम 3, और स्टील के लिए लेते हैं वहां पे 1.78, या कहीं कहीं पे लिखा होगा 1.80, है ना? तो डब्ल्यूएसएम के लिए, दिस फॉर डब्ल्यूएसएम, दिस इज फॉर एलएसएम. और लोड के लिए सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड अगेन इट इज 1.5, है ना? तो एलएसएम में ही लगेगा, डब्ल्यूएसएम में तो लोड पर कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं देते हम लोग. ठीक है, एडिशनली डब्ल्यूएसएम क्या था मेरा? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. एंड एलएसएम क्या है मेरा? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, राइट? 68. A reinforced concrete beam is subjected to the following bending moments: dead load 20, live load 30, earthquake load 10 kilonewton meter. Then the design bending moment for limit state of collapse is. तो यहाँ पर आपको लोड फैक्टर पहले समझने पड़ेंगे. लोड फैक्टर क्या है? अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड आता है या इम्पोज लोड आता है IL, तो फैक्टर लगता है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इम्पोज लोड. अगर आप डेड लोड के साथ विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड कोई भी एक ही लेंगे तो 1.5 फैक्टर लगेगा. अगर आप तीनों कंसिडर कर रहे हैं, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, जो भी कोई भी एक आ सकता है, तो सब में फैक्टर लगेगा 1.2. तो यहाँ पर मुझे डेड और लाइव दिया है. अगर मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करूँ तो यहाँ से बनेगा ये 1.5 ऑफ डेड लोड है 20 प्लस लाइव है 30, तो कितना हो गया? 50 इंटू 1.5, 75. ठीक है, 75 किलोन्यूटन मीटर. अगर यहाँ से चेक करूँ तो 1.5 ऑफ डेड लोड इज 20 प्लस विंड लोड तो है नहीं, तो सीस्मिक लोड ले लेंगे 10. तो 30 इंटू 1.5 इट इज 45 किलोन्यूटन मीटर. और अगर यहाँ से चेक करूँ 1.2 ऑफ 20 प्लस 30 प्लस विंड और अर्थक्वेक में से अर्थक्वेक दिया, सीस्मिक लोड दिया 10, तो कितना हो गया? 30, 40, 50 एंड 60, 60 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 72 किलो न्यूटन मीटर. तो व्हाट इज द वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन से मेरा आ रहा है 75, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 75. ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 72 भी दिया हुआ था, है ना? और कोई अगर बेवकूफ़ी करता और सबको एक साथ जोड़ देता तो 30 और 20, 50 और 10, 60 भी दे के रखा है.
है ना, तो ऐसे नहीं करना है। एनीवे ऑप्शन इज 75 है। तो इस तरीके से हम वोस्ट लोड कॉम्बिनेशन देते हैं, या फिर इनका जो एप्लीकेशन है, जो कोड में टेबल दिया उसका एप्लीकेशन क्या है, इस क्वेश्चन के थ्रू यू कैन गेट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, for avoiding the limit state of collapse, the safety of reinforced concrete structure is checked for the appropriate combination of dead load, imposed load or live load, wind load, earthquake load. Which of the following load combination is not considered? तो 1.5 फैक्टर नहीं लग सकता यार तीनों को लेके, 1.2 लगता है ना, आमने सामने दिखाई दे रहा है, अभी अभी डिस्कस किया हमने। और ये 0.9 डेड लोड कब लगता है, तो 0.9 तब लगेगा व्हेन डेड लोड्स आर गिविंग resisting effect. For example, dead load of retaining wall gives resistance against overturning and sliding. तो जहां पर ये मेरे को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, वहां पे 10% उल्टा रिड्यूस करके मैं मानता हूँ, तो इसलिए 0.9 फैक्टर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यही इनकरेक्ट है ना। इसमें यही पूछा था, नॉट नॉट कंसिडर, कुछ को नहीं लिया जाएगा, सी को नहीं लिया गया, बाकी तो सारा आपका कोडल प्रोविजंस है। देन क्वेश्चन नंबर 20, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber in the limit state design of flexure member is, so as per LSM what is the strain diagram? तो strain diagram कुछ ऐसा था, याद रखो। साथ में स्ट्रेस डायग्राम भी बना देता हूँ ना, आगे क्वेश्चंस आएंगे इसी पर, तो वन टाइम एक्सप्लेनेशन देख लो। ओके, तो पहले स्ट्रेन डायग्राम के लिए बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम में मैक्सिमम स्ट्रेन इन द एट द compression side will be 0.0035, that is the value of epsilon cu, ultimate strain in concrete। स्टील में ये वैल्यू कितनी है, it should not be less than 0.87 fy by es plus 0.002. So maximum compressive strain in the concrete at the time of failure will be 0.0035, but in the steel at the time of failure it should not be less than this, because I need at least this much strain, because if steel is not deformed it will not show any crack in the tension zone in the concrete, right? So for the safety of the people एट लीस्ट दिस मच डिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। सो इस सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, आपको याद रखना है कम से कम इतना स्ट्रेन आना ही चाहिए बिफोर फेलियर। तो वैसे तो कंक्रीट के लिए पूछा था, ये हो गया 0.0035। स्ट्रेस डायग्राम भी देख लो, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 002 strain where the variation of the concrete is parabolic and then it becomes constant, and hence your stress diagram is partly rectangular and partly parabolic. This is a parabolic and that is rectangular, and maximum stress is 0.446 FCK। आया कहाँ से था ये, FCK को हमने डिवाइड किया था 1.5 से, तो ये बना था 0.67 FCK, ऐसा कोड ने लिखा हुआ है एजम्पशंस में। और 0.67 FCK ये 1.5 डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे जो लेटरल कन्फाइनमेंट हो जाती है क्यूब्स की, उसकी वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा शो करता है, तो इसीलिए 0.67 FCK हमें मानना चाहिए, नॉट डायरेक्टली FCK। और फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो 1.5 एडिशनली इंट्रोड्यूस हो गई, तो वहाँ से 0.446 FCK। तो ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेस होता है कंक्रीट का, जिसको हम राउंड फिगर में 0.45 FCK भी मानते हैं। ठीक है, तो ये 1.5 क्या है, ये गामा एमसी है ना, गामा एमसी मतलब
कंक्रीट को कितना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया था हमने, 1.5 दिया था, तो वहां से ये वैल्यू 0.446 या राउंड फिगर में 0.45 एफसी की बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है, तो ये करता है ऊपर से 3/7 एक्सयू पे, और ये वाला पार्ट पैराबोलिक होता है 4/7 एक्सयू। इस 3/7 एक्सयू को ही हम लिख सकते हैं कितना, दिस इज 0.42 एक्सयू, है ना। और ये अगर आप कैलकुलेशन से जाएंगे तो 0.416 एक्सयू आता है, लेकिन कोड ने राउंड फिगर में इसको 0.42 एक्सयू लिखा हुआ है। एनीवे दोनों में से जो भी वैल्यू है, और इसका जो सेंट्रोइड लाई करेगा वो कहाँ करेगा, 0.42 एक्सयू। तो इसका एरिया भी दिया हुआ है कोड में, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। वैसे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू के लिए तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम इज गिवन एज 0.36 FCK XU। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। ये पेज नंबर 69 पे या 70 पे नहीं, 70 पे नहीं, 70 पे तो XU मैक्स वाई डी का वैल्यू है, 69 के आसपास मिल जाएगा कोड में। ठीक है, तो 67 से लिमिट स्टेट स्टार्ट होता है, और फिर एक दो पेज बाद ही लिमिट अजम्पशंस हैं। नाउ एज पर IS 456 द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्सर फॉर डिजाइन कितना होगा, इसका रेशियो पूछ रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा भैया, तो अभी तो देखा था हमने 0.446 FCK होता है, तो 0.446 FCK बाय टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो ये तो FCK होती है, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0.446। ऑप्शन में क्या है 0.447, आसपास का आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द मिनिमम स्ट्रेन at failure in the tensile reinforcement of RCC beam as per limit state method is। अब स्ट्रेन की वैल्यू पूछ ली इसने मुझसे, एप्सिलॉन SU कितना होना चाहिए कम से कम, तो वी नो इट्स 0.87 FY by ES प्लस 0.002, है ना। सोल्व कर लो भाई इसको, 0.87 इंटू 400 बाय 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ 2 टू जा 4, तो 200 हो गया, ये हो गया मेरे लिए 87 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 0.002। 87 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 160 140 471 174, और जीरो कितनी है 10⁻⁻5 है, तो ये हो जाएगा कितना 0.00174 प्लस 0.002। तो ऐड कर लो इसको, बिना कैलकुलेटर के सोल्व कर रहा हूँ, तो अगर कहीं पे कुछ हो तो देख लेना। 0.00374 आ रहा है मेरा, ठीक है 0.0037, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है बिना कैलकुलेटर के भी। अगर पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ तो ऐसे ही कैलकुलेशन होगी, तो इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस से होगा बेटा। 73, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, अभी बताया था आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का एरिया, ये एरिया दैट इज गिवन एज 0.36 FCK XU, सेंट्रोइड 0.42 XU, लीवर आर्म D minus 0.42 XU, टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया 0.87 FY, स्ट्रेस इनटू एरिया इज AST। ऊपर कितना स्ट्रेस है 0.45 FCK, अब तो याद होना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे तो मुझे क्या पूछा है, सिर्फ एरिया पूछा है, एरिया कितना है, ये एरिया लिखा है मैंने, फोर्स नहीं। फोर्स के लिए मुझे B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये B से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम ही इसका स्ट्रेस है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस इनटू एरिया बी करोगे तो क्या बन जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। एनीवे ऑप्शन इज डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74, XU max by D, as per IS 456
For a singly reinforced rectangular section, XUmax by D for Fe415 steel is 0.48. The depth of the centroid, ये तो गलत है, ये तो 0.42 XU होती है ना, अभी बताया. The depth of the rectangular position of the stress block is 0.38 XU. No, 0.38 XU नहीं है, ये भी गलत है. The maximum value of lever arm is D minus XU max, ये भी गलत है. क्यों मैक्सिमम ये नहीं हो सकता है? अरे ये तो लिमिट, ये बैलेंस सेक्शन के यानी कि लिमिटिंग सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग है ना. ठीक, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये बैलेंस के लिए हो गया, ये हो गया आपका XU मैक्स. ठीक है, अब अगर ये मेरा अंडर इन्फो सेक्शन हो जाए, अंडर इन्फो सेक्शन में XU कितना हो गया, छोटा हो गया है ना. तो ये लीवर आर्म, दिस इज द, एक सेकेंड, अगर सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे लाई करता है, उसका सेंट्रोइड क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा कि नहीं करेगा. तो ये लीवर आर्म हुआ और ये इससे बड़ा लीवर आर्म, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई. तो पहली स्टेटमेंट ही सही थी वैसे, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी. तो अगर आप जाएंगे पेज नंबर 70 पे कोड के, तो वहां पर XU मैक्स बाय D रेशियो दिया हुआ है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील. तो स्टील में अगर आपके पास Fe250 है या Fe415 है और Fe500 है, तो दिस XU max by D ratio is given as 0.53 for Fe250, 0.48 for Fe415 and 0.46 for Fe500. That is given on the code पेज नंबर 70. ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको ना, ये पेज नंबर 70 लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको याद होना है ये सब. 25 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज, तो कैसा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट कर्व, तो ये कुछ इस तरह होता है. उसके बाद कांस्टेंट, ये होता है 0.002. ठीक है, तो कर्व इज पैराबोलिक फॉर द कंक्रीट एंड इट इज seen practically that up to 0.002%, 0.002% it is parabolic, है ना. ये इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कैसा, पैराबोलिकली कर रहा है, अप टू 0.002. ठीक है, और उसके बाद फेल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली कितना, 0.0035. ये परसेंट नहीं लगना चाहिए आप, 0.002 नहीं लगना. ठीक है, 0.002 स्ट्रेन वैल्यू पे पैराबोलिकली वेरी करेगा, इसीलिए आपका डायग्राम भी स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का कैसा बनता है, ये रेक्टेंगुलर बीम हो गया, क्या होता है कि थोड़ी दूर तक क्या था पैराबोलिक, फिर कांस्टेंट. तो ये पैराबोलिक कहाँ तक जाएगा, अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, पैराबोलिक कहाँ तक जाएगा, ये 0.00 तक पैराबोलिक जाएगा, ऊपर तो 0.0035 है ना. तो स्ट्रेट लाइन अप टू 0.002 गलत, अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर गलत, नियरली पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन अ स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डायग्राम के हिसाब से 0.002 तक पैराबोलिक वेरिएशन एंड देन स्ट्रेट. ठीक है, दिस इज द 75th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट. इसके अलावा काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, वो सब भी याद रखना है. मतलब ऐसे तो कितना कवर करेंगे हम, वो 76 भी है क्या, ठीक है ना क्वेश्चन है, ओ 76 से लास्ट, इसको भी देख लेते हैं. रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द outermost compression fiber is taken to be 0.0035. तो सही है ये तो. द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन, कॉलम के केस में 0.0, ये भी ठीक है. तो IS 456 को देखते हुए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, नहीं, दोनों ही सही है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था. ओके, इसके अलावा आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी है, जैसे टी बीम्स के फॉर्मूले हैं ना, फिर जैसे अल्टीमेट मोमेंट के फॉर्मूले हैं, एक्स मैक्स बाई डी का फॉर्मूला है, मॉडुलर रेशियो है 280/3 सिग्मा CBC, है ना.
न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है सिग्मा CBC बाय सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST बाय M। लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है जैसे 1 - K/3, ठीक है। देन R निकालते हैं हम इससे, है ना, हाफ ऑफ सिग्मा CBC KJ, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसी को हम लिख देते हैं RBD², है ना। D रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज √M/RB फॉर WSM। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, तो अभी कितना कवर कर सकते हैं इन शॉर्ट। आप अपने नोट्स को गो थ्रू कीजिए और इस टाइप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली इन्वायरमेंट होगा, और कल ही इसका MCQ सेशन स्टार्ट कर देंगे इसमें, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कंप्लीट होने वाला है इसका PDF भी, जैसे ही बनेगा as soon as possible वी विल डू दैट। थैंक यू।